आज की क्लास में मैं आपको सिकल सेल अनीमिया के केसेस सॉल्व करना सिखा रही हूँ। बोलने का ये मतलब है, अभी आपके सामने यहाँ एक पनेट स्क्वायर अवेलेबल है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पनेट स्क्वायर HAHS लिखा हुआ दिख रहा है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत या कोई एरर नहीं है। HB लिखेंगे आप, और जब आप नॉर्मल केस लिखना चाहते हैं, कौन सा केस लिखना चाहते हैं? नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो एच बी के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग क्या है, जो एस लिखेंगे दैट शुड बी इन स्मॉल लेटर। यहाँ आपको बहुत अच्छा नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसका ट्रिक क्या है, टेक्निक क्या है, कैसे आप समझेंगे कि किसको हमें स्मॉल लेटर से लिखना और किसे हमें कैपिटल लेटर से लिखना है ना। तो उसका ट्रिक है, सो समझिए। देखिए, अगर मैं आपको इस पनेट स्क्वायर को समझाऊंगा, अगर ये बोलूं कि इसको देख के आपको क्वेश्चन कैसे एनालाइज करना है कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है, अभी तुरंत आपको समझ आएगा। अभी ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ये हमारे सामने बना हुआ है। देखिए, अगर इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में मैं बात करूं, तो अगर पेरेंट बिल्कुल कंप्लीटली जेनोटिपिकली भी नॉर्मल है तो हमें जीनोटाइप लिखना है HbA ठीक वही जो आपको मैंने समझाते वक्त सिखा रखा है। ये देखिए, जब आपने इसको बनाया है और जब आप इस केस को देखते हैं तो एक चीज देखिए, सेम यही रिप्रेजेंटेशन है, मैं इसकी बात कर रही हूँ। HB हीमोग्लोबिन के लिए आता है और ए हम नॉर्मल के लिए यूज कर रहे हैं, और सिकल सेल अनीमिया के लिए इससे अच्छा कोई सिंबल हो ही नहीं सकता है। हम यहाँ पे एस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोलने का क्या मतलब हुआ कि अगर आपको ये बोलना है कि जो पेरेंट है वो नॉर्मल है, फिनोटिपिकली भी और जीनोटिपिकली भी, तब हम उसको HbA लिखेंगे। अगर वो कैरियर है तो हम लोग उसको HbS लिखेंगे। अगर उसको डिजीज हो रखा है तब हम क्या करेंगे, उसको तब हम लोग उसको HbS लिखेंगे, ठीक है। तो यहीं का रिप्रेजेंटेशन जो है एनसीईआरटी का ही आपको उठाना है, वो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है एग्जाम में लिखना उसको, ठीक है। तो यहाँ पे HbA वाला जो केस है उसको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के तौर पे आपको HB की जगह पे H दिख रहा है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बोलने का ये मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट द पनेट स्क्वायर फॉर क्रॉसिंग बिटवीन बोथ कैरियर पेरेंट्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया। हुआ ऐसा कि जब इसके जीन को आप एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे जीन क्या देखने को मिल रहा है, जीन जो देखने को मिल रहा है दैट इज HbA HbS। सिर्फ हीमोग्लोबिन का H लिखा है, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे H कैपिटल और B स्मॉल लेटर जोड़ते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन होता है हीमोग्लोबिन का, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो मुझे एक स्टेटमेंट आपको लिखना है, लेकिन उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपको वो समझ ना आए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इस पूरे पनेट स्क्वायर के अंदर कि कौन सा इसमें से ऑफस्प्रिंग जो है, ये आपको 4 बॉक्सेस दिख रहा है यहाँ पे, और पनेट स्क्वायर में मैंने आपको सिखा रखा है ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 25%। 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 इज 100। तो ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 25%। तो यहाँ पे बोलने का ये मतलब हुआ कि जो ये एक बॉक्स है जिसमें HbA आ रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक फीमेल का हमने HbA लिया और मेल का भी क्या लिया, हमने HbA लिया, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दोनों तरीके से ये जो बच्चे होंगे ये नॉर्मल होंगे, ठीक है। लेकिन जब हम HbA और HbS वाला केस देखेंगे, यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस वाला केस, तो अच्छी बात ये है कि ये सिकल सेल अनीमिया जो है ये यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगा। अगर मैंने आपको सिर्फ इतनी सी बात बताई, मेरा ये बोलने का मतलब है कि अगर मैंने मात्र आपको इतनी सी बात बताई कि जो आप यहाँ पे HbA और HbS ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, HbS ले रहे हैं, ठीक है। तो इस HbA और HS स्मॉल लेटर लिखेंगे, मैं तब से यही आपको समझा रही हूँ। ए हमने कैपिटल लेटर लिखा है, एस हमने स्मॉल लेटर लिखा है, ठीक है। तो इसको हम हेट्रोजाइगस केस बोलते हैं। अब आपको पता है क्यों बोलेंगे हेट्रोजाइगस केस,
अगर दोनों सेम होते एच बी ए तब तो हम बोलते कि होमोजाइगस, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या है, डिफरेंट टाइप के हैं। तो इस पेरेंट में इसको अपनी फुल लाइफ कभी पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर सीकल सेल अनीमिया का जीन बैठा हुआ था। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है सिंपल सा, बिकॉज द जीन ऑफ सीकल सेल अनीमिया इज रेसेसिव इन नेचर। और ये बहुत अच्छी बात है, रेसेसिव हुआ तो ऐसा हुआ कि ये जो ऑफस्प्रिंग है ये बच गया। या अगर हम इस पेरेंट के बारे में बात करें, दोनों के दोनों यहाँ पे कैरियर है, ठीक है। जब दोनों के दोनों कैरियर है तो कैरियर होने से क्या हो गया? कैरियर होने से ये हो गया कि 25% बच्चों में फिर प्रोबेबिलिटी चली जाएगी किस चीज की? इस डिसऑर्डर के होने की, जो लास्ट बॉक्स आपको दिख रहा है। बोलने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं फिर से वापस आपको एक्सप्लेन करूं, तो बोलने का साफ सीधा सा ये मतलब हुआ, मैं आपको स्टेटमेंट लिखना चाहती हूँ ये, द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस डिसऑर्डर इज दैट बोथ पेरेंट्स शुड बी कैरियर ऑफ दिस डिसऑर्डर। अब आप बोलेंगे अगर हमने एक को कैरियर रखा और दूसरे को नॉर्मल रखा, तो दूसरे को नॉर्मल रखा तो वो एक्सप्रेस होगा ही नहीं। क्यों नहीं एक्सप्रेस होगा? क्योंकि ये कैसा डिसऑर्डर है? ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही है जो मैंने एक्सप्लेन करा है? और आप जीनोटाइप और फिनोटाइप लिखना बहुत अच्छे से जानते हैं। जीनोटिपिक रेशियो के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो ये 25% है, यानी एक ही है बॉक्स में, एक का मतलब 25% होता है। ये आप देखिए यहाँ पे 2 है, एच बी एस, 2 बॉक्सेस का मतलब 50% होता है, ये 2 है। लास्ट वाला बॉक्स 1 है, दैट इज ऑल्सो 25%, ठीक है। बोलने का क्या मतलब हुआ? ये नॉर्मल है। अगर हम सिर्फ फिनोटिपिकली नॉर्मल इज टू सफरर करेंगे, या नॉर्मल इज टू सिकल सेल अनीमिक पेशेंट्स करेंगे, तब यहाँ पे 3:1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये देखें कि कितने नॉर्मल हैं, कितने कैरियर, और कितने को यहाँ पे डिसऑर्डर हो रखा है, तब यहाँ पे 1:2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये केस समझ आया सबको? हाँ। तो केस जब आपने समझा है, तो मैंने अभी अभी आपको बोला कि एक यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस केस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, या इस केस के लिए कौन सा क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट है। तो एक्चुअली देखिए ये केस कौन सा बना हुआ है, केस ये है और इसका क्वेश्चन ये है। और इसके लिए स्टेटमेंट जो है वो, जब मैं सिकल सेल अनीमिया समझा रही थी तो उसके आगे का जो पार्ट है उसमें मैं स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है, रिप्रेजेंट द Punnett square for crossing between both carrier parents। अब कैरियर तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है ना, तो बोथ कैरियर पेरेंट्स ऑफ देना पड़ेगा किस चीज का? ऑफ सिकल सेल अनीमिया। किसके कैरियर है ये? सिकल सेल अनीमिया के कैरियर है। बस इतनी सी बात है, किसके कैरियर है ये? सिकल सेल अनीमिया के, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे ऐड करेंगे हम लोग, ऑल्सो मेंशन द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल offspring and affected offspring। अब मुझे एक बात बताएंगे, अगर मैं इस पनेट स्क्वायर के हिसाब से आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे नॉर्मल का परसेंटेज कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, कितना परसेंट होगा? 75%। फिर से बोलेंगे, वॉइस कट रही है। 75%। हाँ ठीक है, वेरी गुड, 75%। क्योंकि ये जो एच बी एस है, दीज आर कैरियर्स, और कैरियर है। अब जैसे एक केस सोच के देखेंगे, अब ये पेरेंट, दोनों पेरेंट हैं, दोनों के दोनों कैरियर हैं। तो भाई एक को जब डिसऑर्डर हो रखा है, किसी को अगर ये बात बता दी जाए कि तुम्हारे जीन में ऐसा एरर है जो कि तुम्हारे बच्चों में आगे जाके एक्सप्रेस होगा, तो ऑब्वियस है कि कोई भी। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एनालाइज करके देखेंगे, यहाँ पे 25% प्रोबेबिलिटी तो इस चीज की भी है ना, कि इसके जो बच्चे हैं वो कैसे हो सकते हैं, जीनोटिपिकली भी नॉर्मल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि एटलीस्ट इनको कोई बताए तो।
या फिर इन्होंने फुल लाइफ तो कभी अपना जो कैरियोटाइप है उसका पता तो लगाया नहीं होगा। तो जिसकी वजह से जो एमनियोसेंटेसिस आपने पढ़ा था उसको लाया गया ताकि हर एक चीज के बारे में क्रिस्टल क्लियर जो है वो एनालिसिस पता चल सके, ठीक है। तो जब वहां पे इस चीज के बारे में कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई जो ऑफस्प्रिंग है वो जेनोटिपिकली भी क्या है, हेल्दी है, और आगे जाके आगे किसी भी जनरेशन के लिए ये कोई भी डेंजर साइन नहीं है। अब जैसे ये देखिए दोनों डेंजरस है, डेंजरस बोलने का मतलब क्या है, ऐसे तो बिल्कुल शांत थे, फुल लाइफ इनके अंदर जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन इनकी वजह से इस बच्चे का तो दुर्भाग्य हो गया ना, ये तो कंप्लीटली क्या हो गया, उसको सिकल सेल एनीमिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली परसेंटेज की बात करें तो अफेक्टेड का जो परसेंटेज होगा यहाँ पे दैट इज 25%, और जो नॉर्मल है तो हम लोग फेनोटिपिकली अगर बात करेंगे तो जितने भी ये 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये सबके सब फेनोटिपिकली नॉर्मल ही होंगे। तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन क्या निकाला, एक चीज याद रखेंगे, बच्चों को मैं कहती हूँ कि सिकल सेल एनीमिया के 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स बोलने का मतलब, एक पार्ट में आपने कॉज सीखा था, मैं तुरंत याद दिला रही हूँ आपको। एक पार्ट में पूरा फुल टाइम लगा के मैंने आपको ये बात समझाई थी कि व्हाट हैपेंस इन सिकल सेल एनीमिया। एक छोटे से पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से, ए की बजाय टी हो जाने की वजह से इतना बड़ा चेंज आया कि ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन एक्सप्रेस हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से आरबीसी बेचारे का जो नॉर्मल शेप होना चाहिए था बाई कॉनकेव, दैट बिकम सिकल सेल, सिकल शेप, ठीक है। एक पार्ट तो वो हो गया कि आपको इसका कॉज समझ आए। सेकेंड पार्ट, second part is the expression of all these concepts, and what's the third part, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट आपको पता है, ऐसे मोटे तौर पे आप समझ रहे हैं, लेकिन इतना एरर है कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब भी कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर इसका थर्ड पार्ट क्या है। तो थर्ड पार्ट वो है जो आप अभी मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये सिकल सेल अनीमिया का थर्ड पार्ट है। जब मैंने इस पेज को लिखा था आपके लिए प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने एक्सप्लेन किया था, एक चीज याद कीजिए, यहाँ पे मैंने कहीं भी नहीं मेंशन कर रखा है, कहीं पे मैंने नहीं लिख रखा है कि द जीन्स ऑफ सिकल सेल अनीमिया आर रेसेसिव इन नेचर, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे कहीं भी, ठीक है। तो वो पार्ट अभी हमने किया ही नहीं था, और उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इतना ही समझना उस टाइम आपके लिए मोर देन एनफ हो रहा था। तो जिसकी वजह से मैंने वहां पे एक छोटा सा पॉज लगा दिया, मैंने बोला कि नहीं, इनको एटलीस्ट इतना सीखने देना चाहिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि कैसे इसको एक्सप्रेस करना है। तो सेकंड पार्ट इसका क्या है, मतलब सॉरी थर्ड पार्ट में आपने जो पहले मैंने आपने नोटिस करा होगा, मैंने पूरा जेनेटिक्स आपको जो है वो उल्टा पढ़ाया। उल्टा बोलने का मतलब, चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस की बारी आए तो पहले मैंने आपको समझाया कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, फिर आपने खुद से ही उसके डेफिनेशन को लिखा, मैंने नहीं रटाया आपको, आप खुद समझ गए, खुद से लिख लिया आपने। फिर यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया में मैं भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिख सकती थी, बट मैंने नहीं लिखा। लिखने की बजाय मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसका जो केस है वो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया पहले। एक्सप्रेस करने के बाद अब देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें द जीन ऑफ सिकल सेल अनीमिया इज रेसेसिव इन नेचर, कोई दिक्कत किसी को, कैसा है ये, रेसेसिव है, ठीक है। अगर डोमिनेंट होता फिर क्या होता, अगर सिकल सेल अनीमिया का जो जीन है अगर वो डोमिनेंट हो जाता फिर क्या होता, सोच के देखिए। सिकल सेल सफरर 75% हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी सिकल सेल एनीमिया हो जाता, इसको भी सिकल सेल एनीमिया। पहली बात तो ये है जो हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैम वो पेरेंट्स लोग की ही जो, सफर है। हाँ ये खुद ही अफेक्टेड होते हैं, ये क्या होते हैं, ये खुद ही अफेक्टेड होते हैं। स्टोरी तो वैसी ओवर थी, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना पड़ता, जो ए है ना उसको हमें यहाँ पे एक्सप्रेस्ड या फिर हमें अफेक्टेड जीन के तौर पे लेना होता, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि पेरेंट्स ही कंप्लीटली वहां पे अफेक्टेड होते हैं। तो यहाँ तो इस वजह से भी ऐसे मैरिजेस हो जाते हैं ना, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट होने की वजह से किसी को फुल लाइफ पता ही नहीं चलता, ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। तो एक कॉमन सी चीज क्या है कि हम लोग यहाँ पे इजिली लिख सकते हैं द जीन्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया रेसेसिव इन नेचर, बिल्कुल सही बात है, रेसेसिव दिख रहा है आपको खुली आंखों से, ठीक है। मैंने इसको बनाते वक्त कहीं भी आपको एक्स वाई नहीं लिखा, क्योंकि ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि इट्स ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, दो टर्म यहाँ पे आपने एक साथ ऐड कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब बात आती है
The minimum criteria for this disorder is that both parents should be at least carrier of this disorder. है या नहीं, सोच के देखिए, है ना। सिकल सेल अनीमिया होने के लिए सबसे पहली कंडीशन और सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि भाई दोनों पेरेंट को कैरियर होना चाहिए। रिसेसिव होने की वजह से अगर आप एक पेरेंट को सोचें कि हम क्या करते हैं, इसको नॉर्मल रख लेते हैं कंप्लीटली, तो वो तो क्या करेगा, दबा देगा ना वो, और रिसेसिव ट्रेट होने की वजह से नहीं हो पाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, एक दो लाइन लिखने के बाद फिर हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, ठीक है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, आपकी एनसीईआरटी बुक में जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो चाहे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो, हर एक में एक लाइन आपकी एनसीईआरटी ने जरूर ऐड करा है, दिस डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। हवा पानी से तो ये हो नहीं सकता, ऑब्वियस, कोई सर्दी खांसी जैसी चीज तो है नहीं जो मैं बोलूं हाँ भाई यहाँ गए तो वहां से इन्फेक्शन हो गया सिकल सेल एनीमिया का, ऐसी कोई बात तो है नहीं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि ये जब भी होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और पेरेंट्स की वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया जो है वो होगा, और पेरेंट्स ही वहां पे आगे जाके अपने बच्चों में उसको इनहेरिट कराने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ सबको, इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही जो मैं समझा रही हूँ आपको। ये सिकल सेल अनीमिया का केस है। अगर मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, सारे केसेस मैं सिखा देती हूँ आपको। अगर मैंने बोल दिया कि वन पेरेंट इज कंप्लीटली जीनोटिपिकली नॉर्मल वाइल अनदर पेरेंट इज कैरियर, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एच बी ए करके और दूसरे को एच बी एस ही रहने देना है। तो आप देखेंगे एक भी बच्चे को वो डिसऑर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रिसेसिव है नेचर में। रिसेसिव है तो दूसरा वाला जीन बोलेगा कोई बात नहीं भाई, मैं तो हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं होने दूंगा तुमको, सही में नहीं एक्सप्रेस होने देगा, है ना। मैम 2 कैरियर्स होंगे तो। हाँ, अगर दो कैरियर होंगे तो होगा, एक ही कैरियर है तब नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज आपने यहाँ पे क्या सीखी कि सिकल सेल अनीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। अब लिख दूं मैं, अब ठीक है, समझ आ गया सबको। एक रेफरेंस ये क्वेश्चन के तौर पे ये मैंने दे रखा, बिल्कुल बेस्ट, मतलब है ये परफेक्ट है। एक आपने बना लिया, अब चाहे आपको तोड़ मरोड़ के किसी भी तरीके से क्वेश्चन क्यों ना पूछा जाए, आप उसको सॉल्व जरूर कर लेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। हो गया। यस मैम। जी। सबसे पहली चीज जो आपने सीखा है उसको एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। क्या सीखा आपने, सिकल सेल अनीमिया इज एन, मैं क्या लिखूं, ऑटोसोमल लिखूं या सेक्स लिंक्ड लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं मैं, ऑटोसोम, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। और ट्रेट में भी कैसा है, कोई बहुत अच्छा ट्रेट तो नहीं है, डिसऑर्डर है ये। अब भाई एक ही तरीका है इसके आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने का, किसकी वजह से, पेरेंट्स की वजह से, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। अब आप जानते हैं ये केस, तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, तुरंत मैंने आपको समझाया है कब, व्हेन बोथ पेरेंट्स, और कैरियर। हाँ, कैरियर
अच्छा, एक चीज सोचेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे अपना। कैरियर जो है, कैरियर को हम दूसरी भाषा में हेट्रोजाइगस भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक होमोजाइगस एच बी ए होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, दूसरा एच बी एस हो जाएगा तो डिजीज हो जाएगा। तो इसका मतलब है कैरियर के पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या हेट्रोजाइगस है या नहीं, लिख सकते हैं। नहीं समझ आया, मैं ब्रैकेट में एक और डाल देती हूँ, देखिए मैं ये बोल रही हूँ आपको। हम यस लोग मैम। अगर, हाँ, एच बी ए और एच बी एस लिखते हैं, एच बी और एस तो छोटा वाला ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। अगर हम एच बी एस लिख रहे हैं तो हम इसको हेट्रोजाइगस भी तो बोल सकते हैं। अगर एच बी ए लेंगे तो होमोजाइगस, दैट इज नॉर्मल। अगर एच बी एस लेंगे तो वो होमोजाइगस, दैट इज डिसऑर्डर कैरिंग चाइल्ड, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम लोग इसको हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं, कैरियर हेट्रोजाइगस फॉर द जीन। फिर आगे जब हम लोग लिखते हैं द डिसऑर्डर is controlled by a single pair of gene, जो आपने देखा है सिंगल पेयर ऑफ जीन। अलील का पेयर है, विद इन ब्रैकेट जीन डाल लीजिए। अलील्स आर द पार्ट ऑफ जीन, फर्स्ट क्लास में मैंने सिखा रखा है आपको, है ना। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें और एक्सप्रेशन की बात करें, नंबर वन, अगर मैं आपको लिख दूं एच बी ए, तो ये पेरेंट्स क्या है बताइए तो, नॉर्मल है, अफेक्टेड है, तब ये नॉर्मल। है, हाँ, बोथ जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली, जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली नॉर्मल। अगर हम यहाँ पे बात करें एच बी ए और उसके बाद एच बी एस, तो ये क्या है, जेनोटिपिकली फिनोटिपिकली कैरियर नॉर्मल। एंड फिनोटिपिकली नॉर्मल, ठीक है, जेनोटिपिकली कैरियर एंड फिनोटिपिकली नॉर्मल। तो इसको हम लोग करेंगे जीनोटिपिकली नॉर्म, जीनोटिपिकली कैरियर बट फिनोटिपिकली नॉर्मल। और लास्ट एक केस बचता है हमारे पास, इसके बेसिस पर भी एक स्टेटमेंट आएगा, अभी जो आप लिख रहे हैं ना, ये आपको जो समझ में आ रखा है, आप जो लिख रहे हैं, इसके बेसिस पर भी एक स्टेटमेंट आएगा। एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, एच बी एस, एच बी एस। बोथ, जो ऊपर वाली लाइन है ना, सिर्फ यहाँ जो बोथ नॉर्मल है ना जीनोटिपिकली एंड हाँ, फिनोटिपिकली सेपरेट। बोथ जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली अफेक्टेड, अफेक्टेड। दोनों तरीके से क्या है, ये अफेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसको देख के हम एक स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं कि आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या कोई चौथी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, फोर्थ, सोच के देखिए। इन कॉम्बिनेशन से सिर्फ एच बी ए और एच बी एस का इस्तेमाल करके कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी हम बना सकते हैं क्या, सोच के देखिए, इज इट पॉसिबल। नो मैम। नहीं ना। तो एक स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे क्या बन गया कि आउट ऑफ दीज 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स,
only homozygous individuals for HbS. बात समझ आ रही है? Only homozygous individuals for HbS, that is HbS show the diseased phenotype. मात्र एक यही तो अभी देखिए ना, हमने क्या बोला, फिनोटिपिकली सब में ऊपर भी नॉर्मल है, सेकंड में भी नॉर्मल है, यही तो अफेक्टेड हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, अभी तो बहुत आसानी से आपको जो आता था वैसे आपने लिखा। ये जो है एक्सप्रेशन आपको खुद ही इसका अगला पॉइंट अपने आप बताने का काम कर रहा है, ठीक है। अब आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ रही हूँ। यस मैम। हो गया? अब देखिए, अभी जो यहाँ से लेके ये नीचे तक का आपने पोर्शन देख रखा है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे रखूंगी इसलिए क्योंकि इसको देख के लिखना है आपको। बोलने का ये मतलब, हम ऊपर वाले के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आउट ऑफ, ये जो आपको पूरा दिख रहा है यहाँ पे, आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप, 3 ही है, चौथी पॉसिबिलिटी तो नहीं बनी ना किसी से। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली homozygous individuals only homozygous individuals for what? For HbS। क्या बोलने का मतलब है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? तो आप बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर आप एक साथ ना HbS को रखेंगे तभी उसको डिजीज जो है वो हो सकता है। शो द डिजीज्ड फिनोटाइप, है या नहीं? सोच के देखिए कितना आसान है ये समझने के बाद। यही सिर्फ क्या कर सकता है, डिजीज फिनोटाइप दिखा सकता है। अब अगर यहाँ पे बात करी जाए कि जो हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मतलब कैरियर, हेट्रोजाइगस मतलब कैरियर, जब भी कोई रिसेसिव ट्रेट होता है वहां पे हेट्रोजाइगस कैरियर ही होगा। देखेंगे जब भी एनालाइज करेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। तो जो आपके पास कौन सा केस है हेट्रोजाइगस का, तो ये कैरियर ऑफ द डिजीज है और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है कि ये क्या कर सकता है, इस जीन को अपने प्रोजेनी को दे सकता है। जो आपने पनेट स्क्वायर देखा, अगर उसके हिसाब से हम लोग बात करें तो ये क्या कर सकता है। क्यों बोला हमने 50% प्रोबेबिलिटी, इसको देखिए, इसके बारे में बात करेंगे। ये अगर HbA 50 और HbS 50, तो भाई ये तो लकी ड्रॉ की तरह है ना, HbA भी जा सकता है, HbS भी जा सकता है। लेकिन अगर दोनों में प्रोबेबिलिटी की बात करी जाए तो इसके पास तो 2 ही है ना देने के लिए। जैसे मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन सबसे आसान, सबसे इजी सा ले लीजिए। तो उसमें मेल्स जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या बोलने का मतलब है, फीमेल का तो कोई चांस ही नहीं है, फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या प्रोबेबिलिटी है एक्स के जाने की और क्या प्रोबेबिलिटी है वाई के जाने की, तो ऑब्वियस है 50-50% आप बोलेंगे कि 50% 50% प्रोबेबिलिटी कि एक्स जा सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी कि वाई जा सकता है। अब जब मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ ना, बच्चे बोलते हैं मैम हमें नहीं, लाइन समझ नहीं आया, आपने क्यों 50-50% लिखा है। भाई कोई सा भी पनेट स्क्वायर होगा ना, तो पनेट स्क्वायर में 2 बॉक्स में HbA देगा ये, यस और नो? सोचिए, नहीं समझ आया? यहाँ से देखिए फिर से वापस क्या बोला मैंने। एक पनेट स्क्वायर का जो बॉक्स है यहाँ पे अवेलेबल आपके पास, ये जैसे ये पेरेंट है, अगर हम एक ही को लें इसमें से, उतना भी आगे मत जाइए, एक ही को उठा के देखिए। अब ये क्या है, कैरियर है। अब थोड़ा सा चेक कीजिए, इसको रेड कलर हमने यहाँ पे दे रखा है, तो इसने एक नॉर्मल जीन इस बॉक्स को दिया, यस और नो? इस बॉक्स को इसने तो अपना नॉर्मल जीन दिया, बोला भाई ये तुम खुश हो जाओ, मैंने तो नॉर्मल जीन दिया तुमको, यस और नो? नॉर्मल दिया या अफेक्टेड दिया इस बॉक्स को इसने? नॉर्मल दिया है। ठीक है, वेरी गुड। इसने इस बॉक्स को क्या दिया, नॉर्मल दिया। नॉर्मल दिया। तो जब हर एक बॉक्स 25% है, इसका मतलब कि 2 बॉक्सेस में 25 + 25, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 50%, 50%, यस और नो? यस मैम। अब इसके बाद इसका दूसरा वाला जीन भी देख लेते हैं। इसको देख के तो बहुत खुश हो गए, चलो भाई
बहुत अच्छी बात है, सब नॉर्मल नॉर्मल दे रहा है। फिर एच, यहाँ पे जो HbS है, जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये HbS इस बॉक्स में भी दे रहा है 25% और इस बॉक्स में भी दे रहा है 25%। इसका मतलब HbS का भी 25 + 25 बिकम्स 50% और HbA का भी 25 + 25 बिकम्स 50%। इसको किसी भी एंगल से तोड़ मरोड़ के आगे पीछे कहीं से भी करके देखेंगे ना, आपको एक ही कंक्लूजन यहाँ पे निकल के सामने आएगा कि जो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास हेट्रोजाइगस जीन अवेलेबल, हेट्रोजाइगस अलील अवेलेबल है, उसके पास 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेनी में कोई भी जीन, मतलब कोई भी अलील जो है उसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है, 50% प्रोबेबिलिटी इसकी है। अब आया समझ में? आ गया? यस ये मैम। स्टेटमेंट आया समझ में, है ना? तो एक लिख लीजिए इसको। बस अब हो ही गया, आपने पूरी PhD कर ली सिकल सेल एनीमिया में। मुझे नहीं लगता एक भी बच्चे का भी क्वेश्चन मिस होगा। हर तरीके से, जैसे इधर उधर से तोड़ मरोड़ के जैसे हो सकता है, मैंने उतने तरीके से आपको इसको सिखा दिया है। एक लास्ट लाइन जो है वो लिख लीजिए बस। बहुत पढ़ लिया आपने सिकल सेल एनीमिया। चलिए, बोलने का ये मतलब है कि अभी अभी जो आपने सीखा उसमें हम लोग बोलेंगे हेट्रोजाइगस पेरेंट्स have 50% probability of transmission of the mutant gene to the progeny। ये हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया कंप्लीट पूरे तरीके से। चाहे जितने पार्ट्स की बात करें, जितने एक्सप्रेशन की बात करें, हर तरीके से सिकल सेल एनीमिया आपका कंप्लीट हो गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। यस मैम। हो गया? यस मैम। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अगर आज के बाद से आपको कोई पूछे कि जो ये सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है, सबसे बेसिक बात, तो क्या बोलेंगे? सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, मतलब सिम्टम क्या है इसका, कैसे पहचाना जाता है? अगर दोनों ही रिसेसिव होंगे तो नहीं समझे। मतलब अभी तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे पूछ रही हूँ। कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बायो नहीं है सब्जेक्ट, वो आपसे पूछ रहा है सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, तो क्या समझाएंगे उसको? भाई नॉर्मली आपको सिर्फ इतनी सी बात बोलनी है, इन सिकल सेल एनीमिया नॉर्मल RBCs बिकम सिकल शेप्ड, बस ये तो पूछ रही हूँ मैं। अब अगर मैं क्वेश्चन का आप आंसर आपसे पूछ रही हूँ, आप, हाँ, सिकल सेल एनीमिया जो है वो कैसा ट्रेट है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? रिसेसिव है। वेरी गुड। सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है? ऑटोसोमल। वेरी गुड। इसको एक भी बच्चे में होने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है पेरेंट्स के लिए? हेट्रोजाइगस होना चाहिए हाँ, दोनों ही। वेरी गुड। दोनों ही, वेरी गुड। दोनों पेरेंट को कैसा होना चाहिए? हेट्रोजाइगस होना चाहिए। अब समझ आया ये? अब एक बात सोचिए, अगर आपको इस सेम केस के लिए जो मैंने अभी भी आपको पंच कर बताया था, उसके लिए अगर कोई आपको पेडिग्री चार्ट बनाने को बोले,
तो पेडिग्री चार्ट में कैसे बनाएंगे आप उसको, कैसे आप समझ पाएंगे कि ये किसका है, ये सिकल सेल अनीमिया का ही है, कैसे समझ पाएंगे आप इसको? मैम कि सिकल पेडिग्री सेल चार्ट। अनीमिया, पेडिग्री चार्ट मतलब देखिए ये बताइए। अच्छा, पेडिग्री के सिंबल्स नहीं बताया मैंने आपको, है ना? पेडिग्री के नो मैम, सिंबल्स नहीं बताया। नो अच्छा मैम ठीक है, अभी तक। देखिए अच्छा सिंबल पहले मैं बताती हूँ। देखिए पेडिग्री एनालिसिस, इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर एक डिसऑर्डर में अब पेडिग्री एनालिसिस जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। एनालिसिस बोल रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन टर्म नहीं यूज करा है हमने। हमने कौन सा टर्म यूज किया है यहाँ पे? एनालिसिस टर्म यूज किया है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि एक पूरा लाइन, एक पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, किसी ना सिंबल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो सिंबल का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको देख के ना बंदा समझ जाता है कि हाँ भाई इसका क्या मतलब है। ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आप जैसे कहीं पे डॉक्टर के पास गए, क्लिनिक में गए, मॉल में गए, किसी ऐसे कंजेस्टेड एरिया में गए, स्टेशन पे गए, कहीं पे भी गए, तो ये सिंबल बना होता है, क्या मतलब है इसका? इस सिंबल का क्या मैम मतलब है, डू ये जो नॉट आपका? स्मोक। हाँ ठीक है, नो स्मोकिंग जोन, यही दिखता है आपको। सारे बच्चे, ये तो सारे बच्चे को पता होगा भाई, ऐसा अगर लिखा है ना, ऐसे और ऐसे ब्लॉक का साइन दिया है, दैट मीन्स कि नो स्मोकिंग जोन। अच्छा एक बात बताइए, क्या किसी ने लिखा है इसके नीचे नो स्मोकिंग जोन? नहीं लिखा। मैंने आपको नो मैम। बताया क्या पूछने के पहले? नहीं बताया। कैसे पता चला आपको? भाई आप जानते हैं, पहले आपने दिमाग लगाया ये क्या है, तो सिगरेट है। फिर ये क्या है उसके ऊपर, तो ये ब्लॉक का साइन है। किसी कॉल को भी ब्लॉक करते हैं तो ये सिंबल आता है, उसमें ब्लॉक्ड कॉल आता है तो ये सिंबल आता है। बच्चे पहचानते हैं इसको। तो ये आपने खुद से ही एनालाइज करके मुझे बता दिया कि ये सिंबल है। तो ठीक उसी तरीके से एक्चुअली पेडिग्री एनालिसिस के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली और सबसे बेसिक बात, जेनेटिक्स में पहली बार अब हम लोग कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। और जो सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इतना आसान और एक्यूरेट होना चाहिए कि उसको देखते के साथ बच्चे समझ जाए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि वो आपका टाइम सेव करने का काम करे। जैसे अभी अभी मैंने आपको जो सिंबल दिखाया, उस सिंबल में आपने क्या सीखा कि उसने आपका टाइम भी सेव करा, आपको लिखना भी नहीं पड़ा, कोई दिक्कत भी नहीं आई आपको, कोई एरर भी नहीं आया उसमें, तो इजिली आप उसको वहां पे रिप्रेजेंट कर पाए। उसी तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसान से, बेसिक से आपके पास कुछ सिंबल जो है वो अवेलेबल है। क्या करने के लिए? इन सारे केसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत ही आसान, सुपर इजी है। अगर मैं बोलूं कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता तो बिल्कुल सही बात है, बहुत ही इजी है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि हाँ हम कहाँ किस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो आपको जो यहाँ अभी डायग्राम दिख रहा है, तो मेल को हम क्या करते हैं, स्क्वायर सिंबल देते हैं। कौन सा सिंबल देते हैं? स्क्वायर का सिंबल हम लोग मेल को देते हैं। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये थोड़ा ब्लर है इसलिए मैंने यहाँ पे दूसरा करा है, ये देखिए। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आपको मेल रिप्रेजेंट करना है तो स्क्वायर सिंबल यूज करेंगे। अगर आपको फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो सर्कल सिंबल का इस्तेमाल कर। बस ड्रॉ करने में क्या है, मतलब फीमेल बोलना भी नहीं पड़ रहा है, फीमेल लिखना भी नहीं पड़ रहा है, बस आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, बस समझ आ गया फीमेल है। ठीक है, अगर आपने उसको ऐसे डायमंड का शेप दे दिया, दैट मीन्स सेक्स अनस्पेसिफाइड, ना तो मेल है ना फीमेल है, जो ट्रांसजेंडर है। अब अगर इसको बनाते वक्त आपने क्या किया, इसको ऐसे जल्दी जल्दी बॉल पेन से आपने ऐसे कर दिया, इसको कलर कर दिया जल्दी जल्दी में, तो ऐसे ही होता है। इतने अब स्केच पेन लेके तो जाएंगे नहीं, कैसे आप कलर करने बैठ जाए। तो ये क्या है, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। क्या है ये? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, फिर ये रहा मेल, ये रही फीमेल, इनके बीच में ये रहा सिंगल लाइन,
फिर आप सोचेंगे भाई इसका क्या मतलब है, ये मैरिज या मीटिंग का सिंबल है, मेल और फीमेल का, ठीक है। डबल लाइन है तो डबल लाइन का मतलब है मीटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, जिसको यहाँ पे कंसेंजीनियस मीटिंग लिख रखा है। तो बच्चे बोलते हैं कि मैम ये इसका क्या मतलब है, देखिए क्या मतलब है, मतलब ये है कि मेल और फीमेल की जब मैरिज हुई और इन्होंने अपने पुराने 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 एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को खंगालना स्टार्ट करा, तो पता चला इनके एंसेस्टर्स जो थे वो क्या है, वो तो खुद ही रिलेटिव्स है। तो पता चला कि ये क्या है, जेनेटिकली रिलेटिव्स हैं, उनकी बात करी जा रही है। अब ये देखिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ये रहा एक्यूरेट। क्या है, क्या बोलना है, इसको देख के सो देखिए। अभी देखिए इसको लिखने में कितनी मेहनत जाती है और इसमें कितना समय बचाया आपका, दोनों देखिए। एक नॉर्मल मेल है जिसने एक नॉर्मल फीमेल से मैरिज करी, और लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, जिसका फर्स्ट चाइल्ड जो है एक फीमेल है, सेकेंड चाइल्ड एक मेल है। समझ आ गया, ठीक है। अब इसको दूसरा पढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ जो मेल है उसको मैंने यहाँ पे अफेक्टेड कर दिया। अफेक्टेड जब कर दिया, तो अफेक्टेड जब किया तो क्या आ गया यहाँ पे, अफेक्टेड करने के बाद मेल है, नॉर्मल है, फीमेल है, नॉर्मल है, फर्स्ट गर्ल चाइल्ड हुई वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे यहाँ पे मेल चाइल्ड है वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है। तो ये थोड़ा सा याद करके बताएंगे, ये कैसे, कौन से डिसऑर्डर को ऐसा एक्सप्रेशन मिल सकता है, सोच के देखिए एक बार। कुछ याद आ रहा है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है अभी अभी जो बताया मैंने आपको। हम इस केस की भी बात कर सकते हैं, जैसे अभी अभी सिकल सेल अनीमिया पढ़ा आपने, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया पढ़ा तो मेल क्या था, नॉर्मल था, फीमेल क्या है, नॉर्मल है। भाई क्या है वहां पे, मतलब उनको डिजीज हो तो नहीं रखा है ना, एक्सप्रेस तो नहीं हो रखा है ना। फर्स्ट चाइल्ड है तो आपने देखा होगा कि उसमें 75% प्रोबेबिलिटी तो ये भी थी ना कि नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं, तो ये नॉर्मल है। फिर ये क्या है, जो मेल चाइल्ड है इसको क्या हो गया, ये अफेक्टेड हो गया। तो ये क्या है ना, सिंबल है, उसको सिंबलाइज करने का, उसको बताने का। और एक लास्ट आपको यहाँ पे जो नीचे दिखाया जा रहा है वो भी काफी सिंपल है, आप देख के समझ जा रहे होंगे। मैं इस लास्ट वाले के बारे में बात कर रही हूँ। मेल और फीमेल नॉर्मल है, लेकिन अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है। बिल्कुल, अगर अभी जो मैंने आपको बताया एक चाइल्ड के लिए जो 25% प्रोबेबिलिटी थी कि भाई अफेक्टेड हो गया, इसको देख के ना कोई भी बच्चा बता सकता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, भाई एक बात बताओ, जब मेल नॉर्मल है फीमेल नॉर्मल है तो उसको कैसे बीमारी हुई, तो आप तुरंत क्विक आंसर नहीं कीजिएगा कि अच्छा मेल और फीमेल दोनों कैरियर होंगे, यस और नो, सोच के देखिए। यस मैम। अगर मेल और फीमेल में से एक को भी बीमारी होती तब तो हम वहां पे इसको कलर कर देते ना, ऐसे प्लेन थोड़ी बनाते हम लोग। तो ये क्या समय बचाता है, ठीक है। अब फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई क्या सीक्वेंस है इस पेडिग्री एनालिसिस का, करना क्या चाहते हैं हम लोग, क्या बताना चाहते हैं इसकी मदद से हम। तो पेडिग्री एनालिसिस का एक ही सिग्निफिकेंस है, क्या, कि by pedigree analysis you can easily understand whether the trait is dominant or recessive, पहली बात। फिर आप ये सीख सकते हैं कि what is the pattern of transmission of any specific disorder। आप सेवरल जनरेशन्स में जब किसी डिजीज के चलने का पैटर्न चेक करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम लोग पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। समझ आया आपको, समझ आया। यस मैम। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, बस एक लाइन का कंक्लूजन लिखिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे। इसकी खासियत ये है कि इसको जितने क्वेश्चंस में फिट करके देखेंगे उतना ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। बस ये खासियत है और कुछ भी दम नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो बोलने का क्या मतलब हुआ, द एनालिसिस ऑफ एनी ट्रेट, किसी हम गुण को भी देख सकते हैं इसमें, डिसऑर्डर को भी देख सकते हैं, एनी ट्रेट और डिसऑर्डर, किसी भी ट्रेट के। भाई अब अगर डिसऑर्डर है तो वो भी तो ट्रेट ही है ना एक तरीके का। तो द एनालिसिस ऑफ एनी ट्रेट इन
several generations. In several generations. ऑफ फैमिली में ही देख रहे हैं ना, हम फैमिली के बाहर थोड़ी चले गए हम इसके पड़ोसी के पास। इन अ फैमिली, सिर्फ हम फैमिली में देख रहे हैं। सोच के देखिए, फैमिली के बाहर थोड़ी होगा। जो पूरा ये ट्री बन रहा है, जो पूरा आप यहाँ पे बनाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ किस में हो रहा है? एक फैमिली में ही देख रहे हैं हम लोग। देखिए, बस एक छोटी सी बात है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी आपको कैसे समझ आएगा जब मैं केस बताऊंगी तो अभी सिकल सेल एनीमिया एक्सप्लेन करते करते अभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये आपको बता रखा है, बट चलिए अच्छा हुआ अभी ये क्लियर हो गया, क्योंकि जितने डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे सबका एक पेडिग्री चार्ट जो है बनता है कि कैसे उसका पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, पहले लेंगे इस पेज का स्क्रीनशॉट, फिर मैं उसके बाद आगे बात करती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस मैम। हो गया। अब देखिए, अभी अभी तुरंत मैंने आपको क्या सिखाया? सिकल सेल एनीमिया। क्या सिखाया? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो मैं वही अब आपको आ जाएगा समझ में, अब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं वही यहाँ पे बात, जैसे मैं एक भी पेडिग्री अगर लगाऊं ना, अब देखिए कैसे तुरंत फटाफट आप रीड करेंगे, कहीं पे समय ही नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। आप खुद से बना भी सकते हैं, एक जो पेडिग्री चार्ट है उसको बना के एनालाइज करके खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे इसकी बात हम करते हैं, कई जनरेशन आपको दिख रहा है क्या? तो देखिए, बहुत आसान है, सुपर इजी है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे मेल नॉर्मल है या इसको डिसऑर्डर हो रखा है? क्या है ये? नॉर्मल। फीमेल नॉर्मल। क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल। जब दोनों नॉर्मल हो जाएं और अगर बच्चों में वो ट्रेट दिखे, डिजीज वाला, डिसऑर्डर वो वाला, दोनों कैरियर थे। हाँ समझ जाना चाहिए कि पेरेंट्स जो है वो कैरियर है। ठीक है, फीमेल क्या है? यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड इनकी एक फीमेल है। अब देखिए, फैक्ट है, ये फीमेल नॉर्मल है ना, और मैरिज करी है, लेकिन इस फीमेल का जो फर्स्ट मेल चाइल्ड है वो अफेक्टेड है। बोलने का मतलब हुआ कि इसने उस जीन को कैरी करके रखा हुआ था, ये कैरियर थी। यस और नो? है ना? क्या थी? कैरियर थी। पुरानी किताबों को जब आप देखिएगा ना, तो कैरियर के लिए क्या किया जाता था? बीच में ना एक ऐसे डॉट दे दिया जाता था, वो काफी अच्छा था, लेकिन अब हम नहीं इस्तेमाल करते। तो जब नहीं इस्तेमाल करते और जैसे जिस बेसिस पे नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम तो वैसे ही तैयारी करेंगे। मैं आपको यहाँ से सिखा के भेज दूं कि कैरियर के अंदर ना ऐसे डॉट लगा होगा, आप ढूंढने लगे, तो आपसे तो गलती हो जाएगी, इससे मैं नहीं बता रही। आपको कुछ ऐसी किताबें भी दिखेंगी जहाँ पे कैरियर में बीच में डॉट लगा दिया जाता है। ठीक है, बट अब हम नहीं इस्तेमाल कर रहे, तो जाने दीजिए, क्या जाता है, वैसे भी आप समझ सकते हैं इसको। फिर हम यहाँ पे बात कर, हम तो क्या किया हमने, पहले मदर फादर पे गए, फिर मदर पे गए, फिर इस लड़की को हमने देखा, फिर उस ये मैरिज करी इसने, फिर हमने इसके फर्स्ट चाइल्ड को देखा। बोलने का क्या मतलब है, बैठे बैठे तुरंत हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पे नहीं चलेगा, और हमने इसका पैटर्न चेक कर लिया। हमने बोला अच्छा ये जो डिसऑर्डर है ना, ये कैसा है? ये रिसेसिव ट्रेट है। कैसा है ये? रिसेसिव ट्रेट है। रिसेसिव ट्रेट कैसे है? तभी तो ये फीमेल नॉर्मल दिख रही है, तभी तो पेरेंट्स भी नॉर्मल दिख रहे हैं। पेरेंट दिख रहे हैं नॉर्मल, लेकिन बच्चों में हो गई ये बीमारी। और कुछ बच्चे जो है 50% में आपको ये डिसऑर्डर दिख रहा है, 50% में नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसा रिसेसिव ट्रेट है जो कि कभी एक्सप्रेस हो भी सकता है, कभी नहीं भी एक्सप्रेस हो सकता है। और इसके लिए आपने जो है वो पेडिग्री एनालिसिस ऑलरेडी बना रखा है। अब ये आपने बनाया, अब एक चीज देखिए, इसमें तो खैर कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, अब मैं इसकी बात करती हूँ। अब ये भी जो आपने ये पनेट स्क्वायर बनाया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका कैसे बनाएंगे आप? पेडिग्री चार्ट या पेडिग्री एनालिसिस आप कैसे बनाएंगे? तो इसका जब आप बनाना, ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसे यहाँ पे मेल पेरेंट है, ठीक है, मेल पेरेंट क्या है? यहाँ पे नॉर्मल है, हम नॉर्मल देख रहे हैं तो नॉर्मल बनाएंगे। फीमेल पेरेंट क्या है यहाँ पे? तो फीमेल पेरेंट जो है ये भी नॉर्मल है। ठीक है, फीमेल पेरेंट को भी हमने क्या किया? यहाँ पे नॉर्मल बना दिया। कोई दिक्कत? फीमेल पेरेंट भी क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, जब फीमेल पेरेंट, बाद में ऐसे लाइन डाल दूंगी मैं बाद में, फीमेल पेरेंट नॉर्मल है। अब चलिए चारों को बनाइए फटाफट। पहला क्या है यहाँ पे?
अब मेल फीमेल के बारे में हमें यहाँ पे जेंडर नहीं पता, वो तो खैर होता है पेडिग्री में, तो हम लोग वहाँ पे बनाते हैं, अपने मन से भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट हमने क्या डाला, यहाँ पे मेल चाइल्ड डाला, ऐसे फर्स्ट मेल चाइल्ड डाला, ये वाला एच बी ए के लिए, ठीक है। मेल चाइल्ड हमने डाला, बोल देखो भाई इसको ना कोई डिसऑर्डर नहीं है। फिर सेकंड वाले के एच बी एस की बात करें। अब सपोज कीजिए कि हमने इसको फीमेल चाइल्ड बना दिया, फीमेल चाइल्ड बना दिया, अगर फीमेल चाइल्ड बोलने का मतलब मुझे सर्कल लेना पड़ेगा यहाँ, सर्कल मैंने लिया है, और अगर मैंने इसको फीमेल चाइल्ड बना दिया, फीमेल चाइल्ड बनाया, तो मैं क्या बोलूंगी कि इसको भी कोई डिसऑर्डर जो है वो नहीं हो रखा है, ठीक है। फिर हम सेकंड फिर वापस क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फीमेल चाइल्ड दे सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है कि यहाँ पे एक्स वाई बना हुआ है जो वही देख के हम बनाएंगे। मतलब पहला फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे नॉर्मल, सेकंड वाला नॉर्मल, थर्ड वाला नॉर्मल, जेनोटिपिकली है, बट हमें क्या मतलब है जेनोटिपिकली से, पेडिग्री एनालिसिस में सिर्फ फेनोटिपिक एक्सप्रेशंस करे जाते हैं, ठीक है। लास्ट वाले की बात करें, ये बेचारा हो गया अफेक्टेड। अफेक्टेड बोलने का मतलब है, अगर आप इसको फीमेल भी बना सकते हैं, मेल भी बना सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे आपको मेंशन नहीं किया गया, तो ये हाँ दिया जाएगा, तब आपको वहां पे बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, लेकिन जो यहाँ पे आपने इसको बनाया है, तो इसकी खासियत क्या है कि ये ऑफस्प्रिंग जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अफेक्टेड है। कैसा है ये, अफेक्टेड है। अब जाके आप क्या कीजिएगा, जो लाइन मैंने पहले से छोड़ रखा था, उसको आप कॉपी में एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट करने पे काम करेंगे। ये कनेक्ट कर दिया आपने, मेरे पास यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्लू कलर आ गया, कोई बात नहीं, आप लोग ब्लैक कलर का मतलब ब्लू पेन जो है उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन आपने डाला, छोटा करती हूँ थोड़ा इसको, फिर आप क्या करेंगे, सारे लाइन से इसको कनेक्ट कर दीजिए, और ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ना अभी अभी आपको, इसको देख के आपने ये पेडिग्री चार्ट बनाया है, याद रखेंगे इस बात को। फर्स्ट चाइल्ड, सेकेंड चाइल्ड इज नॉर्मल, जो आपको दिखा वो आपने बना दिया, थर्ड चाइल्ड इज नॉर्मल, फिर आपको क्या दिखा, फोर्थ चाइल्ड इज अफेक्टेड। अब थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अब देखिए इसको देख के ये क्लियर है, अब ठीक है। Yes. तो ये कौन कर रहा है, कौन करने का काम कर रहा है, ये पेडिग्री एनालिसिस और पेडिग्री चार्ट कर रहा है, जो कि ये पैटर्न बताएगा कि हमें क्या यहाँ पे बनाना है, क्या हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे ना ऑफस्प्रिंग को, ऑफस्प्रिंग खुद ही बताएगा कि अच्छा ये जो है पेरेंट्स इसके क्या थे, पेरेंट्स इसके कैरियर थे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, अगर ये डोमिनेंट ट्रेट होगा तब क्या करना पड़ेगा हमें, डोमिनेंट ट्रेट होगा ना, तो डोमिनेंट ट्रेट होने पे ये परसेंटेज जो है वो बदल जाएगा। कैसे, एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको, ये तो खैर पूरा ही विध्वंसक काफी डेंजरस केस हो जाएगा अगर इसके बारे में हम बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे एच ए वाले को डोमिनेंट बता दें तब तो सारे, हाँ 100% पूरा अफेक्टेड हो जाएगा। लेकिन एक बात अगर हम ऐसी करें कि एक मेल जो है वो अफेक्टेड और फीमेल क्या है वहां पे नॉर्मल, तो नॉर्मल जब है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पे कलर फिल करने का काम करा था उसमें बस हम चेंज ये करेंगे कि इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कलर करना पड़ेगा। ये वाला जो है ना, इसको भी हमें यहाँ पे कलर करके दिखाना पड़ेगा कि ये भी क्या अफेक्टेड है। और जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पे उसमें भी क्या होगी, सब के सब अफेक्टेड हो जाएंगे, तुरंत दिखा देगा अच्छा ये डोमिनेंट ट्रेट है। क्या है ये, डोमिनेंट ट्रेट है। कैसे सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए सारे बच्चे अफेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि हर एक बच्चे में इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या करेगा, वो 50%, 50% जो जीन है वो फादर से रिसीव करेगा, और 50% जो ट्रेट है वो मदर से रिसीव करने का काम करेगा। ठीक है, बात समझ आई आपको, क्लियर बिल्कुल। Yes, ma'am. फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो आपने टॉपिक अभी अभी पढ़ा है सिकल सेल एनीमिया, ये है क्या, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप, क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ऐसे आपको 50 से ऊपर डिसऑर्डर जो है वो आपको देखने को सुनने को मिलेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक्चुअली जो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है। क्या है ये, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई क्या गारंटी है इस चीज की कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, तो आपको जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर की आप पढ़ाई करें। जैसे
आपके बुक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आपको यहाँ पे पढ़ाई करना है। सिकल सेल अनीमिया पढ़ा दिया मैंने पूरा कंप्लीटली। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए आपके बुक ने क्या करा है, एक मात्र पेडिग्री चार्ट उसने बनाया है जिससे कि प्रीवियस ईयर नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था एज इट इज प्रिंटेड। ठीक है। थैलेसीमिया आपको पढ़ना है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक्सप्लेनेशन नहीं है आपकी बुक में, थैलेसीमिया आपको पढ़ना है। फिनाइल कीटोन्यूरिया मैंने आपको पढ़ा रखा है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन क्योंकि आपके बुक ने सिस्टिक फाइब्रोसिस का नाम लिख रखा है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेडिग्री एनालिसिस है वो बना रखा है, ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगी, ये दोनों आपको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट बता सिखा जरूर दूंगी ताकि आप इससे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकें। समझ आया आपको? यस मैम। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखते चलिए मेरे साथ साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इन विच डिसऑर्डर नॉर्मल आरबीसी बिकम सिकल शेप। बहुत ही आसान आंसर, नाम से ही पता चल रहा है आपको, सिकल सेल एनीमिया। देन mention the type of disorder of सिकल सेल एनीमिया। पता है, जानते हैं आप। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस पेज का। डन। मेंशन द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सिकल सेल अनीमिया अफेक्टेड चाइल्ड। आंसर आपको पता है। बोथ पेरेंट्स वो, एक्सेप्ट। हाँ, पेरेंट्स should be carrier of the डिसऑर्डर। बाकी डिटेल में मैंने आपको लिखवा रखा है कि जो कैरियर है उसको हम लोग हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं। हेट्रोजाइगस का क्या मतलब है कि एचबीएस से आप उसको डिनोट करेंगे, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, वो लिख लेंगे। नेक्स्ट, मेंशन द परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग if the father is normal but female is carrier of
सिकल सेल अनीमिया। कैसे बनेगा इसका पनेट स्क्वायर? यहाँ पे अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का सिर्फ पूछा जा रहा है। फादर क्या है यहाँ पे नॉर्मल है, फीमेल क्या है तो कैरियर। होगा क्या? बहुत, हाँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। देखिए कैसे बनेगा। जैसे ही आपने बोला यहाँ पे कि फादर क्या है नॉर्मल है, उसको नॉर्मल रहने दीजिए। नॉर्मल जब आप बोल ही रहे हैं, दैट मीन्स HbA और HbA, ठीक है। फीमेल को आपने क्या बोला, कैरियर है। फीमेल क्या है यहाँ पे, कैरियर है। कैरियर है तो इधर रहने दीजिए, एक कर दीजिए। HbA है ही है हमारे पास यहाँ पे। मैम एक सभी उसका कैरियर। अलील, हाँ, एक आपने अलील क्या करा, उसका नॉर्मल रहने दीजिए। और दूसरा जो अलील है उसका क्या कर दीजिए, उसको HbA जहाँ पे है, HbA की जगह पे HbS बिठा दीजिए। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज द रिजल्ट। अगर, हाँ, एक बॉक्स रहने दीजिए, यहाँ पे कुछ खाली खाली सा लग रहा है, लाइन डाल दीजिए। ये रहा, ये बन गया आपका पनेट स्क्वायर। 15 सेकंड का टाइम लगता है बच्चों को देखते के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये सबसे बड़ा बेनिफिट किस चीज का होता है, इस पनेट स्क्वायर का। फिर फर्स्ट बॉक्स में आपको क्या दिखा, यहाँ पे पहले बॉक्स में HbA, ठीक है। सेकंड बॉक्स में क्या दिखा आपको, यहाँ पे HbA, थोड़ा गैप दे देती है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। हाँ, ठीक है, अब सही हो गया। थर्ड बॉक्स में भाई 50% ऐसे हैं, लेकिन कुछ भी हो तो अफेक्टेड का जो परसेंटेज है वो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड का परसेंटेज क्या अफेक्टेड हो जीरो जाएगा। है, जीरो है क्योंकि इसमें हाँ, दो जीरो हो कैरियर। जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर हमने क्या करा यहाँ पे, HbA HbS, एक मिनट, दूसरा वाला भी तो यही है ना, इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने। बट जो भी है HbA HbS अफेक्टेड तो नहीं होगा ना, नॉर्मल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको परसेंटेज किसका बताना है, अफेक्टेड का बताना है। तो अफेक्टेड का जो यहाँ पे परसेंटेज है दैट इज जीरो। क्या है यहाँ पे, 0% है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं अफेक्टेड होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है। यही डोमिनेंट हुआ होता तो जो फीमेल है, ये भी क्या है, ये भी क्या थी, इसको भी डिसऑर्डर हो रखा था, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, हमेशा मैं बच्चों को क्या कहती हूँ, सिंबल जरूर बना लें। मेल का सिंबल और फीमेल का सिंबल, ये तो मस्ट है। कभी भी कोई सा भी पनेट स्क्वायर बनाए, वहां मेल और फीमेल का सिंबल देना नहीं भूलेंगे, जरूर डालेंगे। एग्जामिनेशन के टाइम में एग्जामिनर के हाथ में ये चीज है कि वो आपके मार्क्स को यहाँ पे हाफ मार्क डिडक्ट कर सकता है। हमें मेल फीमेल रिप्रेजेंट होता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये बनाना है आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बना लीजिएगा। परसेंटेज इज जीरो, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज क्या है यहाँ पे, जीरो है, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, why carrier offspring of sickle cell anemia are not affected। क्या होगा आंसर इसका, क्योंकि वो रिसेसिव ट्रेट है। यस, बिकॉज sickle cell anemia
is recessive trait. बस हो गया, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, डाउट नहीं किसी को, क्लियर है बिल्कुल। यस मैम। नेक्स्ट लिखिए रिप्रेजेंट ऑल important symbols of sickle cell anemia। जो मैंने आपको बता रखा है उसको कॉपी कर लेंगे। 7 write a detailed note on sickle cell anemia। मतलब इस क्वेश्चन में आप फंस गए, जो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको इसका कॉज के बाद फिर उसका एक्सप्रेशन जिसमें ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आ जा रहा था, और फिर इसका आज के क्लास का जो पेडिग्री चार्ट प्लस जो पनेट स्क्वायर है सब आपको इसमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्टकट में बहुत ही शॉर्ट में आपको कट टू कट पॉइंट लेके चलना है, ज्यादा समय नहीं जाएगा, 4 मिनट का समय जाता है इसमें। ठीक है, उतना ही लिखना है आपको, कि आपका मात्र 4 ही मिनट का समय जाए। स्क्रीनशॉट लेंगे इस पेज का। डन मैम। रिप्रेजेंट सिंबल नहीं, रिप्रेजेंट जीनोटाइप ऑफ sickle cell anemia affected offspring। इसको ऐसे लिखते हैं, सीख रखा है आपने, HBS HBS अफेक्टेड है, कैरियर होता तो हम ऐसे नहीं लिखते। सिकल सेल अनीमिया कैरियर ऑफस्प्रिंग। कैरियर ऑफस्प्रिंग की अगर हम लोग बात करें, PAH। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या करना है आपको, जो HBS है ना, यहाँ पे S की बजाय एक आपको A बिठा देना है। रिप्रेजेंट 1 पेडिग्री चार्ट फॉर सिकल सेल अनीमिया। कोई सा भी एक बना लेंगे, ठीक है, कोई सा भी एक जो है अपने पनेट स्क्वायर अपने मन से बना के इसका बना लेंगे। चलिए, आज की क्लास में कोई डाउट नहीं किसी को, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। यस मैम।